तो हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है द्रव्यमान केंद्र की गति। देखिए, द्रव्यमान केंद्र जो चैप्टर था सेंटर ऑफ मास, उसके अंदर हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें हमने क्या किया बेटा, केवल द्रव्यमान केंद्र का मान निकाला। मतलब हमने अब तक ये देखा कि सेंटर ऑफ मास सममित वस्तु के लिए या विभिन्न कणों के निकाय के लिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। गणितीय रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं और सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ विद्यमान होता है। अब इस चैप्टर में आगे चलते हैं और चैप्टर की अगली हेडिंग है द्रव्यमान केंद्र की गति। मतलब अब हम ये जानना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की गति किस प्रकार से होगी। सेंटर ऑफ मास की गति के जो पैरामीटर होते हैं कि उसका वेग, उसका त्वरण, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति दी जाती है वो क्या होगी बेटा, RCM बराबर हो जाएगा m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर बटे m टोटल। m टोटल मतलब कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। अगर दो कणों के लिए बात करें तो हम ये पढ़ते हुए आए कि उसका जो स्थिति सदिश आएगा सेंटर ऑफ मास का, वो निकल के आएगा m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2। अब अगर मान लो बेटा इसका अपन t के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें, तो वही लिखा हुआ है दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करना आप सबको आता है, अपने बेसिक मैथ में सीखा है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, dRCM बटे dt बराबर m1 नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dR1 बटा dt प्लस m2 फिर एक नियतांक है ये बाहर आ गया, और ये हो गया dR2 बटा dt बटे m टोटल, ये हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये dRCM बटा dt है, ये है क्या बेसिकली, अगर आप पढ़े बेटा RCM क्या है, एक स्थिति सदिश है, और dRCM बटे dt का मतलब हो गया स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर। क्या हो गया बेटा, स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर, या फिर मैं कहूं स्थिति सदिश में समय के सापेक्ष परिवर्तन। और अगर आपने वेग की मूल परिभाषा पढ़ी हो तो आपने देखा होगा वेग की परिभाषा भी यही होती है। वेग की परिभाषा यही होती है कि स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक वेग है। और बात किसकी हो रही है बेटा, CM की। तो अगर बात करें तो ये हमारे लिए होगी वेलोसिटी, मतलब एक वेग, और किस बिंदु का, सेंटर ऑफ मास के बिंदु का। तो इसे हम लिख सकते हैं वेग सेंटर ऑफ मास का। उसी प्रकार से dR1 बटा dt हो जाएगा वेग किसका, कण नंबर 1 का। ये हो जाएगा मेरे लिए फिर से वेग, लेकिन ये किसका हो जाएगा बेटा, m1 कण का, और ये भी हो जाएगा वेग, और ये हो जाएगा m2 कण का वेग। तो मैंने आगे की लाइन में इनकी वैल्यूज को रख दिया है। तो ये बन गया बेटा VCM बराबर m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश बटा m टोटल। तो इस तरीके से हमारे पास एक और सूत्र तैयार हो गया कि अगर मान लो कभी किसी भी निकाय के अंदर दो कण दे रखे हो और द्रव्यमान केंद्र का वेग पूछे, तो सिंपल हम यूज करेंगे m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश बटे m1 प्लस m2। अगर दो से ज्यादा होंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा, m3 v3 सदिश बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। तो यहां से हमने देखा, और इसे याद करना भी आसान है, जब RCM की बात करी तो हमने R1 R2 के साथ गुणा किया द्रव्यमानों को, जब वेग की बात करेगा तो वेगों के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। और नीचे तो हमेशा द्रव्यमान टोटल आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर V1 V2 क्या हो गई, वही लिखा हुआ है, V1 क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ m1, मतलब हम लिख दें इसको, चाहे हम हिंदी में लिखना चाहें तो m1 का वेग, और जो ये m2 का जो वेग है उसे हमने क्या नाम दिया बेटा, V2, तो V2 को लिख सकते हैं हम m2 का वेग। तो हमारे लिए VCM का फॉर्मूला आ गया है, VCM सदिश बराबर m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश बटे m1 प्लस m2। आगे देखें, अब अगर मान लो बेटा इस वाली का भी दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर दे, मतलब इस VCM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m टोटल, इसका भी दोनों तरफ अगर t के सापेक्ष अवकलन कर दे, तो अवकलन करने पर ये क्या बन जाएगा, m1 a1 सदिश प्लस m2 a2 सदिश बटे m टोटल। कैसे, मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास क्या आया था बेटा, ये हो जाएगा dVCM बटे dt बराबर m1 dV1 बटे dt, ठीक, प्लस m2 dV2 बटे dt अपॉन m टोटल। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास। अगर हम नीचे वाले इसको अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम अवकलन करें t के सापेक्ष, तो अवकलन करने पर क्या हो रहा होगा, अवकलन करने पे हो जाएगा dVCM बटे dt बराबर m1 dV1 बटे dt प्लस m2 dV2 बटे dt बटे m टोटल। अब बेटा हम जानते हैं dV1 बटे dt क्या हो गया,
वेग में परिवर्तन की दर कण नंबर 1 के लिए। तो वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होती है बेटा? त्वरण होता है। भाई वेग में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं? समय के सापेक्ष त्वरण बोलते हैं। अगर यहां पर देखें तो यहां सेंटर ऑफ मास के वेग में परिवर्तन की दर, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का त्वरण। तो यही रख दिया बेटा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, ये हो जाएगा ACM। तो वही रख दिया हमने, देखिए ACM कि ये हो जाएगा ACM। उसी प्रकार से dV1 बटे dt ये हो जाएगा A1। तो ये M1 A1 प्लस M2 A2 बटे M टोटल। और यहां पर A1 A2 क्या हो जाएंगे? A1 हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ M1 मतलब M1 का त्वरण, और A2 सदिश, अगर हम इसकी बात करें बेटा ये सदिश रूप है तो वेक्टर लगा लेते हैं। तो जो A2 होगा, A2 हो जाएगा मेरे पास एक्सीलरेशन ऑफ M2, मतलब अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं तो ये हो गया M2 का त्वरण। ये A2 है बेटा M2 का त्वरण, और A1 है हमारे पास M1 का त्वरण। तो एक और सूत्र हमारे पास आ गया कि कभी अगर हमसे ACM के बारे में पूछे तो ACM हमारे लिए हो जाएगा M1 A1 प्लस M2 A2 बटे M1 प्लस M2। तो देखो याद करना बड़ा सिंपल है बेटा कि जब R की बात कर रहा है तो R को गुणा में काम में लो, जब V की बात करे तो V से गुणा करो, और जब A की बात करे तो A से गुणा करो। मतलब अगर RCM पूछूं तो M1 R1 प्लस M2 R2 बटे M1 प्लस M2। अगर VCM पूछूं तो M1 V1 प्लस M2 V2 बटे M1 प्लस M2। और अगर ACM पूछूं तो M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2। बस ध्यान रहे कि सदिश है, तो जो सारी की सारी जो आपको वैल्यूज रखनी है उन सब वैल्यूज में, उन सब मानों में आप ध्यान रखेंगे, सदिश रूप का पालन करें। अब बेटा इसी टर्म को यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, ये सदिश लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर सदिश लगा हुआ है। अब क्या होता है कि ये ACM जो होता है त्वरणों के आधार पर लिखा रहता है। कई बार हमें सिस्टम में बल दे रखे होते हैं, हमें बॉडीज के कण नंबर 1 या कण नंबर 2 के त्वरण नहीं दे रखे होते, हमें उनके बल दे रखे हैं। तो बल के रूप में लिखें तो मुझे पता है बेटा ये जो है ये M1 A1 ये क्या है एक्चुअली में F1 हो गया, और ये मेरे पास हो गया F2। तो उस तरीके से देखें ACM क्या लिख देंगे, ये मेरे लिए बन जाएगा F1 और ये मेरे लिए बन जाएगा F2। तो ये मेरे लिए ये भी बन सकता है कि ACM बराबर F1 सदिश प्लस F2 सदिश बटे M टोटल। मतलब अगर कण पर केवल या निकाय पे केवल 2 फोर्स लगे हो तो त्वरण सेंटर ऑफ मास का निकालने का तरीका है टोटल बल बटे टोटल द्रव्यमान। मतलब अगर कभी हमें सेंटर ऑफ मास का त्वरण निकालना हो तो हम नेट बाह्य बल लिख देंगे बटे टोटल द्रव्यमान कर देंगे, तो भी मुझे सेंटर ऑफ मास का त्वरण मिल जाएगा। तो ये बल रूप में, अगर बल दे रखे हो तो बलों के हिसाब से इस प्रकार से निकालेंगे, और अगर त्वरण दे रखे हो और एक एक कण के तो त्वरण के हिसाब से सूत्र नंबर 2 प्रयोग में ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास एक VCM का सूत्र आ गया और एक ACM का आ गया। ACM के लिए 2 रूप हैं, अगर त्वरण दे रखे हो तो M1 A1 प्लस M2 A2 बटे M1 प्लस M2 प्रयोग में लेंगे, और अगर बल दे रखे हो तो F1 सदिश प्लस F2 सदिश बटे M1 प्लस M2 प्रयोग में ले लेंगे। आगे है बेटा कि मान लो इसी फर्स्ट इक्वेशन को देखें, पहली समीकरण यही थी VCM बराबर M1 V1 सदिश प्लस M2 V2 सदिश बटे M टोटल। अब अगर इससे देखें तो अगर मैं M टोटल को यहाँ पर बेटा वज्र गुणा कर दूं तो इधर चल जाएगा, इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा M टोटल इंटू VCM बराबर M1 V1 सदिश प्लस M2 V2 सदिश, और अगर आगे भी होते तो आगे के कणों के लिए M3 V3 सदिश इस प्रकार से ही जुड़ते रहते। क्या किया, क्रॉस गुणा किया, क्रॉस गुणा करने पर ये बन गया M टोटल गुणा VCM बराबर M1 V1 सदिश प्लस M2 V2 सदिश, और अगर आगे और कण होते तो उनके लिए भी आगे ये ऐड होता रहता। अगर आप ध्यान दें बेटा तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये M टोटल गुणा VCM। तो आप ध्यान से सुने तो VCM मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास का वेग, और M टोटल का मतलब हो गया है टोटल द्रव्यमान। तो अब इसे किस प्रकार से लिखें कि ये हमारे पास हो गया कुल संवेग। अगर मैं बात करूं कुल संवेग, तो कुल संवेग क्या होता है बेटा, अगर मान लो 3 कण है तो 3 बार तीनों का संवेग ऐड कर देता, 4 होते तो चारों का संवेग ऐड कर देता। तो कुल संवेग सिस्टम का कैसा हो गया, ये हो गया बेटा मान लो P1, ठीक है, ये हो गया P2, ऐसे आगे होता P3 और आगे होता P4। तो कुल संवेग क्या होता, सबका सदिश योगफल। अगर किसी निकाय के अंदर 3 कण हैं तो तीनों कणों के संवेगों का सदिश योगफल ही हमारे पास कुल संवेग हो जाएगा निकाय का। तो मैंने मान लो अगर 3 कण है तो उनके कुल संवेग क्या आएगा बेटा निकाय का, P1 सदिश प्लस P2 सदिश प्लस P3 सदिश। तो अगर इसको देखें
तो कुल संवेग जो आया सिस्टम का या निकाय का वो किसके बराबर आया है? मास टोटल गुणा VCM। तो वही लिखा हुआ है कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग, कणों के निकाय का रेखीय संवेग के द्रव्यमान, कणों के निकाय का रेखीय संवेग निकाय के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के बराबर होता है। मतलब अगर कभी हमें पूरे निकाय का संवेग, रेखीय संवेग प्राप्त करना हो तो हम सिंपल पूरे निकाय के द्रव्यमान को द्रव्यमान केंद्र के वेग से गुणा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर गणितीय रूप में बात करूं तो बात सिंपल सी हो गई है, m टोटल गुणा VCM जो होता है यही बेसिकली पूरे सिस्टम का रेखीय संवेग होता है। तो ये एक्चुअली जो लाइन लिखी हुई है ये यही लिखी हुई है। क्या? दोबारा समझ लो, कणों के निकाय का रेखीय संवेग निकाय के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये केवल थ्योरी की बातें हैं जो हमें एज इट इज याद होनी चाहिए। आगे बढ़े। आगे है बेटा न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब देखिए, हमें एक बात पता है कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम था वो अगर कणों के लिए बात करें, मतलब अगर कण के लिए बात करा, जो आज से पहले मैं एनएलएम के अंदर पढ़ा था वो केवल कण के लिए पढ़ा, तो कण के लिए बेटा हम केवल F लिखते थे। F बराबर हम लिखते थे dP/dt, ये लिखते थे। कभी यहाँ पर हमने बाह्य बल या आंतरिक बल नहीं लिखा था। उसका कारण ये था कि कण के लिए कोई बाह्य बल या आंतरिक बल नहीं होते हैं, सारे बल जो होते हैं वो एक तरीके से बाह्य बल की तरह ही होते हैं। लेकिन अगर हम बेटा निकाय की बात करेंगे तो निकाय में हम ध्यान रखेंगे, अगर निकाय के लिए लिखे, अगर निकाय के लिए, निकाय मतलब कणों से मिलकर, तो उसके लिए हम जो, अगर हम कभी उसके लिए लिखे निकाय के लिए, तो उसके लिए जो बेटा बल होगा ना वहां पर हमें लगाना पड़ता है बाह्य बल, एक्सटर्नल बल। F एक्सटर्नल हो जाता है dP/dt, और जो ये dP होता है बेटा ये भी होता है पूरे निकाय का। देखिए अगर कण की बात करेंगे तो केवल आएगा F बराबर dP/dt, और अगर कभी कणों के निकाय के लिए बात करेंगे, अगर कणों के निकाय के लिए बात करेंगे, मतलब एक, दो या दो से ज्यादा कण हो या एक से ज्यादा कण होते हैं, तो वो F की जगह हो जाता है F बाह्य बल बराबर dP। dP में भी जो बेटा संवेग आएगा वो पूरे निकाय का आएगा, तो dP ऑफ सिस्टम बटे dt हो जाता है। तो वही है कि यहां अगर न्यूटन के द्वितीय नियम से चलें तो F एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा dP सिस्टम। अब हमें अभी अभी देखा कि P सिस्टम जो होता है, जो P सिस्टम होता है वो हमने अभी अभी देखा बेटा वो क्या होता है, P सिस्टम होता है मास टोटल गुणा VCM। ये अभी भी हमने देखा कि P सिस्टम का मान क्या होता है, मास टोटल गुणा VCM। तो मैंने इसको वहीं रख दिया, इस वैल्यू को यहाँ रख दिया। इस वैल्यू को अगर यहाँ रख दिया तो F एक्सटर्नल क्या बन गया, dM/VCM/dt, जहां पर जो M है वो क्या है, बेसिकली कुल द्रव्यमान है। अगर बेटा M नियतांक है तो इस M को बाहर ले लूं, तो भैया अगर M बराबर नियत हो, कोई नियत वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा F बाह्य बल बराबर M dVCM/dt, और इससे अगर बात करें तो ये मेरे पास क्या है, ACM है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सूत्र बन के आ गया वो आ गया F एक्सटर्नल बराबर M/ACM, जहां पर बेटा जो ये M होगा, ये M पूरे कण का द्रव्यमान होगा, पूरे निकाय का द्रव्यमान होगा। मतलब सिंपल हम क्या सीखे कि जब हम न्यूटन्स लॉ में सिर्फ कण के लिए बल बराबर मास गुणा त्वरण लगाते थे तो वहां पर हम F बराबर ma लिखते थे। अब यहां पर याद रखेंगे कि हमने ये बात जानते हैं कि बेटा हर कण जो है वो अलग अलग त्वरण भी रख सकता है, हर कण की जो गति है वो अलग अलग तरीके की थी, मैंने आपको बॉल के केस में बताया। तो इसमें जो समीकरण हम प्रयोग में लेंगे वो लेंगे F बाह्य बल, किसी भी कण के निकाय के लिए बाह्य बल। अभी बाह्य बल क्या होते हैं और आंतरिक बल क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप केवल थ्योरी में याद रखो कि F बाह्य बलों का सम बराबर होता है टोटल द्रव्यमान गुणा सेंटर ऑफ मास का त्वरण। हर किसी त्वरण की बात नहीं करेंगे, केवल सेंटर ऑफ मास के त्वरण की चर्चा करेंगे। तो यही न्यूटन का द्वितीय नियम है, कहां पर, कणों के निकाय के लिए, कि F बाह्य बल बराबर होता है M गुणा ACM सदिश, अगर सदिश रूप में लिखें तो।
ठीक बात है, आगे चलें। अच्छा यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं लिखने के तरीके में। ये P पे अपन लगा सकते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से DP ऑफ सिस्टम, तो P में चेंज। आगे बढ़े। अब है क्वेश्चन। अब बेटा हमने जो पढ़े, हमने मेनली क्या पढ़ा है, अगर हम अब देखें पीछे रिकैप करें तो हमने सिंपल सी बात ये पढ़ी सर की VCM कैसे प्राप्त करते हैं, ACM कैसे प्राप्त करते हैं। ACM याद करने के या ACM प्राप्त करने के दो तरीके थे, A1 A2 दे रखे हो तो एक सूत्र है, F1 F2 दे रखे हो तो दूसरा सूत्र है। उसके अलावा सर थ्योरी में आपने एक नया पॉइंट हमें सिखा दिया कि यहाँ पर हम यूज करते हैं F एक्सटर्नल बराबर मास टोटल गुणा ACM। ये हम कणों के निकाय के लिए अब तक सीख के आए हैं, बाकी मोटे तौर पर आपको यही बात याद होनी चाहिए। अब इन्हीं का प्रयोग करके कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए कणों के निकाय के लिए VCM ज्ञात करें। ठीक है भैया, हमारे पास एक निकाय है बेटा, ये पूरा एक निकाय है, इस निकाय में दो कण है, ये है मान लो कण नंबर 1 और ये है कण नंबर 2। ये दो कण दे रखे हैं और इनके वेग दे रखे हैं और मेरे से बोला गया VCM प्राप्त करें। तो VCM प्राप्त करने के लिए हमें पता है कि सिंपल VCM का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं VCM का फॉर्मूला लिखूं तो वो आपको भी याद होना चाहिए बेटा। वो क्या होता है, VCM का सूत्र होता है, अगर दो ही कण है तो दो बार लिख दें M1 V1। ध्यान रहे इसे इस प्रकार से ना लिखें क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा सरल रेखीय गति हो। तो अगर सरल रेखीय गति नहीं है तो वेक्टर चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर बटे M1 प्लस M2। तो ये मुझे काम में लेना है। तो बेटा मैं V1 और V2 को सदिश रूप में निकाल लेता हूं। तो देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो V1 सदिश तो बेटा सिंपल क्या आ गया, 10 i कैप आ गया। और अगर V2 सदिश की बात करूं तो V2 को पहले मुझे घटकों के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अगर इस V2 की बात करूं तो बेटा ये 45 डिग्री पे है, इसके दो घटक कर लेते हैं, जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस। हम जानते हैं बेटा सदिश में हमने पढ़ा सदिश चैप्टर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा tan√2 cos 45 डिग्री। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, क्योंकि cos 45 का मान 1/√2। उसी प्रकार से इसका अगर ऊर्ध्वाधर घटक करेंगे तो ये घटक भी कितना आएगा, tan√2 sin 45 डिग्री। क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसमें बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा sin 45 डिग्री। इसको अगर हल करें तो ये क्या हो जाएगा, वही tan√2 sin 45 का मान भी 1/√2, √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan। तो घटक रूप क्या लिखेंगे बेटा इसके वेग का, कि tan तो है इस डायरेक्शन में i कैप और tan है ऊपर इस डायरेक्शन में j कैप। तो अगर मैं बात करूं तो V2 जो लिखेंगे हम, V2 मेरे पास हो जाएगा tan i कैप प्लस tan j कैप। तो इस प्रकार से मुझे V1 भी मिल जाएगा और V2 भी मिल जाएगा। अब दोनों मिल गए तो अब मैं सिंपल VCM का फॉर्मूला लगा दूंगा। अब M1 का मान कितना है बेटा 1 किलो, V1 का मान है 10 i कैप प्लस M2 का मान 2 किलो और V2 का मान 10 i कैप प्लस 10 j कैप बटा 3। टोटल द्रव्यमान 2 + 1। इसको हल करें आगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 10 i कैप प्लस 2 को अंदर गुणा कर दो, 2 दाई का 20 प्लस 2 दाई का 20, तो 20 j कैप बटा 3। अब i वालों को एक साथ कर दें तो बेटा क्या हो जाएगा 30 i कैप प्लस 30 i कैप प्लस 20 j कैप बटा 3। अब इस 3 को अलग अलग लिख दे तो क्या हो जाएगा 30 i बटा 3 प्लस 20 j कैप बटे 3। अब केवल गणित कर रहा हूं बेटा मैं कि 30 i कैप प्लस 20 j कैप बटे 3 को अलग अलग ले गया तो 30 i कैप बटे 3 प्लस 20 j कैप बटे 3। यहाँ पे अगर देखें तो बेटे 10 बार कट जाएगा तो आ गया 10 i कैप प्लस 20 बटे 3 j कैप। तो ये जो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ मास की वेग, या फिर कहते हो सदिश रूप में वेग आ चुका है, वो आ चुका है tan i कैप प्लस 20 बटा 3 j कैप। तो इस प्रकार से बेटा केवल हम सूत्र याद रखेंगे और वेक्टर का पालन करेंगे तो हमारे सवाल गलत नहीं होंगे। एक और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा कि 2 kg तथा 4 kg द्रव्यमान के दो कण एक चिकनी क्षैतिज सतह पर क्रमशः 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है किसी क्षैतिज तल पर दो कण एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों कणों के द्रव्यमान दे रखे हैं, एक का 2 किलो और एक का 4 किलो, और दोनों के परस्पर त्वरण भी दे रखे हैं 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बोला गया निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बताइए।
तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि सवाल मुझसे ACM प्राप्त करना चाहता है। तो सिंपल बेटे ACM का सूत्र लगाएंगे। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन में कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण है उसका जो सूत्र है वो क्या बन गया, ACM बराबर m1a1 सदिश प्लस m2a2 सदिश। दो ही कण है तो दो ही बार लिखा है, m1a1 सदिश प्लस m2a2 सदिश बटे m1 प्लस m2। इसको अगर लिखे बेटा, अगर हम केवल परिमाण की बात करें तो क्या हो जाएगा, ACM बराबर यहाँ परिमाण का चिन्ह लगा देंगे तो m1a1 सदिश प्लस m2a2 सदिश बटे m1 प्लस m2। ठीक बात है। अब आगे देखें, आगे हम जानते हैं चूंकि A1 तथा A2 प्रति समानांतर है। प्रति समानांतर है ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है बेटा एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। एक दूसरे की ओर आने का मतलब ये है कि जैसे मान लो बेटा ये A1 है तो A1 देखे तो i कैप दिशा में है, तो A2 जो होगा वो माइनस i कैप दिशा में होगा। दोबारा देखें, अगर मैं बोलूं ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों की दिशा विपरीत रहेंगी, मतलब दोनों प्रति समानांतर रहेंगे। मतलब अगर ये बेटा A1 वाला i कैप दिशा में जा रहा है तो A2 वाला माइनस i कैप दिशा में जाएगा। तो वही लिखा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको हल्का सा अपन चित्र में बनाए तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई क्षैतिज सतह है, उस पर ये कोई बॉल है बेटा 2 किलो की, ठीक है, ये इस प्रकार से आगे आ रही है A1 से, और दूसरी बॉल है वो है 4 किलो की और ये आ रही है यहाँ पर बेटा A2 से। तो मेरे से केवल ये पूछा जा रहा है कि बताइए इनका जो ACM होगा वो क्या निकालना है। तो मुझे पता है दोनों आ रहे हैं, प्रति समानांतर है, तो अगर एक दिशा को पॉजिटिव मान लें तो दूसरी दिशा नेगेटिव आएगी। तो वही हम कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया कि इस दिशा को मैंने धनात्मक मान लिया, क्योंकि हम जानते हैं बेटा 1D गति जो होती है, मतलब एक ही रेखा में गति हो तो उसमें सदिश रूप लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी एक दिशा को धनात्मक मानो, उसके विपरीत दिशा को ऋणात्मक मानो। भाई हमने ये तो किया है। मुक्त रूप से अधीन गति में जब आपने किसी बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर केवल फेंका था या ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका था, तो वह हमने इसी नियम का तो पालन किया था, किसी एक दिशा को धनात्मक माना और उसके विपरीत दिशा को ऋणात्मक माना। क्योंकि सरल रेखी गति में यही फंडा काम करता है सदिश को लगाने के लिए। तो वहां हमने देखा यहाँ भी 1D है, यहां भी हमने ये किया, इस दिशा को हमने हमारे मन से धनात्मक मान लिया। अब अगर ये धनात्मक है तो A1 तो धनात्मक हो जाएगा और A2 ऋणात्मक हो जाएगा। अब अगर आंसर A1 आया, अगर आंसर धनात्मक आया, मतलब हम कह सकते हैं कि A1 की दिशा में जाएगा, और अगर जो आंसर है वो ऋणात्मक आया तो हम कह सकते हैं कि जो ACM होगा वो A2 की दिशा में जाएगा। तो ये सिंपल बेटा हमने सदिश रूप का यूज किया है। तो वही लिखा है मैंने कि चूंकि A1 तथा A2 प्रति समानांतर है, अतः अब अगर मैंने बेटा इसको धनात्मक माना है तो मैंने केवल क्या लिख दिया, M1 का मान रख दिया 2 और A1 का मान दे रखा है मुझे 1, रख देते हैं, इसका मान है 1 और इसका जो मान है वो है 2। तो हम मानों को रख देते हैं। A1 हो गया बेटा 1 तो 2 गुणा 1 माइनस M2 का मान कितना है बेटा 4 इंटू A2 का मान है 2 बटे दोनों का द्रव्यमानों का योग हो गया 2 + 4। इसको हल करेंगे तो यह आएगा 2 - 8, 2 - 8 का मतलब माइनस का 6 बटे प्लस का 6। लेकिन बेटा माइनस का 6 इसको हल करेंगे तो पता है, इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा माइनस का 6 का परिमाण। लेकिन माइनस का 6 का परिमाण करेंगे तो ये तो 6 ही हो जाएगा। तो 6 बटे 6 क्या आया आंसर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये उसका परिमाण आया, ध्यान रहे क्या आया, इसका परिमाण आ गया। अब ACM का परिमाण आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है कि बताइए इसकी दिशा कहाँ पे आएगी। तो मुझे पता है कि बेटा बड़ा कौन सा है, ये वाला 4 किलो वाले के लिए A2 वाला बड़ा आ रहा है कि A1 बड़ा आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि नेट जो मान आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब A2 वाला बड़ा है। तो जो नेट ACM होगा वो ACM जो हो रहा होगा ना बेटा, वो ACM की दिशा इस प्रकार से आ रही होगी, वो इस दिशा में जा रहा होगा। वही लिखा हुआ है, चूंकि M2A2 ज्यादा है M1A1 से। भाई M2A2 का मान कितना है 8 और ये कितना है 2, तो ये M2A2 ज्यादा है। तो M2A2 अगर ज्यादा है M1A1 से, अतः द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की दिशा A2 की दिशा में ही होगी। जिस दिशा में A2 जा रहा होगा उसी दिशा में पार्टिकल का या फिर निकाय का ACM भी जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 1D में हो तो हम किसी एक दिशा को धनात्मक और उसके विपरीत को ऋणात्मक मान के सवाल हल कर सकते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा कि 1 kg द्रव्यमान तथा 3 kg द्रव्यमान वाले कणों का त्वरण क्रमशः, ठीक है, वही 2 कण दे रखे हैं बेटा, एक कण 1 kg है और एक कण 3 kg है, और कणों के त्वरण दे रखे हैं क्रमशः। मान लीजिए बेटा ये जो त्वरण है ये मेरे पास हो गया A1, ठीक है, और ये जो त्वरण आ गया
ये मेरे पास आ गया A2, सदिश रूप में ही बोल दे, ये A1 आ गया और ये A2 आ गया और मुझसे ACM की बात कर रहा है। तो मुझे ACM निकालना है, M1 A1 M2 A2 लगाना है। बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर देखा कि M1 A1 और M2 A2, जो A1 A2 रखेंगे वो सदिश रूप में रखने हैं, इसलिए ये सवाल लिखा है। अब हमने वही लिखा सॉल्यूशन में, सिंपल हम कर देंगे कि जो ACM का सूत्र बनेगा बेटा, सूत्र एक दो बार लिखेंगे तो हमें याद होते हैं। आप भी कोशिश किया करें जब सवाल करें, पहले 5 या 10 सवालों में आप सूत्र जरूर लिखें ताकि आपको सूत्र उस पूरे चैप्टर के दौरान याद रहेगा। तो ACM की चर्चा कर रहे हैं तो बेटा वो हो गया M1 A1 सदिश प्लस M2 A2 सदिश बटे M1 प्लस M2, बस ये रख दिया। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास जो M1 है वो है 1 kg, ठीक है, और जो A1 है वो आ गया मेरे पास I कैप माइनस 2J कैप प्लस 5 K कैप। इन मानों को रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसी तरीके से अगर बात करूँ बेटा M2 जो है, M2 है मेरे पास 3 kg और M2 के हिसाब से मेरे को A2 भी दे रखा है, मेरे को A2 भी दे रखा है, A2 दे रखा है माइनस का 2I कैप प्लस 4/3 J कैप माइनस K कैप। मैंने वही किया बेटा, जो मेरे को मान दे रखे थे ऊपर मैंने लिख दिया, M1 लिख दिया, A1 लिख दिया, M2 लिख दिया, A2 रख दिया। अब ये सारे मान मुझे पता है, ACM निकालना है, ACM के लिए रख दिए वैल्यू। तो ये हो गया 1 इंटू आई कैप माइनस 2J कैप प्लस 5K कैप प्लस 3 गुणा माइनस 2I कैप प्लस 4/3 J कैप माइनस K कैप बटे टोटल द्रव्यमान 1 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 4। अब इसको हल करें, पहले गुणा कर लेते हैं अंदर, तो ये क्या हो गया I कैप माइनस 2J कैप प्लस 5K कैप माइनस ये हो जाएगा बेटा माइनस का 6I कैप, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4J कैप और यह जाएगा माइनस का 3K कैप बटे 4। अरे भाई इससे तो ये हल कर लेंगे ना यार हम। अब तो ये आ गया बटे 4, इसको आगे हल कर लें तो देखो ये माइनस का 6 मिल गया और ये I मिल गया, आई को देखो तो जाएगा माइनस का 5I कैप। उसी प्रकार से J को देख लें तो ये है मेरे पास माइनस का 2J, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस का 4J, तो ये क्या बन गया प्लस का 2J, तो प्लस का 2J लिख दिया। यहाँ पर मिला मुझे माइनस का 3K और यहाँ मिला मुझे प्लस का 5K, तो ये भी क्या हो गया प्लस का 2K बटे 4। तो ये हमारे पास आ गया ACM। इसमें अगर 4 को अलग अलग लिख दे सबके साथ तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/4 I कैप प्लस 1/2 J कैप प्लस 1/2 K कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ACM का आंसर आ गया ये, ठीक है बेटा। तो बस वही हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं कि M1 एवं M2, जहां पर दे रखा है कि M2 जो है वो लेस देन है M1 से, M2 इज लेस देन M1, इस सवाल ने हमें दे रखा है, ठीक है भाई। द्रव्यमान की दो वस्तुओं को एक द्रव्यमानहीन डोरी से बांधा गया है और चित्र अनुसार गति के लिए छोड़ दिया जाता है। घिरनी द्रव्यमानहीन एवं घर्षण रहित है, तो बताइए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। तो पहली बात तो समझ में आ गई कि सवाल हमसे पूछना चाहता है ACM क्या होगा, ठीक बात है बेटा, ACM जानना चाहता है सवाल। अब हमें एक बात देखनी है कि ये डायग्राम तो हम पहले भी देखते हुए आए। अगर आप बात करें न्यूटन्स लॉ में भी आपने पुली पढ़ा था बेटा, पुली जैसा ये पुली है, उसे 2 ब्लॉक लटका रखे M1 और M2 दे रखा है। M2 छोटा है M1 से, मतलब M1 बड़ा है तो M1 नीचे जाएगा और M2 ऊपर आएगा। सवाल में ही मेंशन है कि नीचे की दिशा को धनात्मक मान रहे हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो बेटा ये वही हो रहा है कि एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, मतलब एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो एक तरीके सरल रेखी गति हो गई। सरल रेखी गति में वेक्टर लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी एक को धनात्मक और किसी एक को ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि ये ऐसे इस प्रकार है, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाली दिशा को धनात्मक मान रहे हैं तो इसका मोशन ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ ये A2 है तो A2 नेगेटिव हो जाएगा और अगर ये A1 है तो A1 पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर बेटा बात करें यहाँ पर तो ये हमें पता है कि आदर्श घिरनी है, आदर्श घिरनी है, सवाल ने दे रखा है। आदर्श घिरनी का मतलब हम जानते हैं कि ना इसका मास है और ना रस्सी और घिरनी के बीच में कोई किसी प्रकार का घर्षण बल है। अब यहाँ पे हमसे पूछिए ACM, उसके लिए मुझे A1 और A2 पता होना चाहिए। अगर बेटा आपको कुछ कुछ याद हो पुली के केस में जब 2 द्रव्यमान लगते थे तो वहां पर हम निकालते थे A कैसे निकालते थे मैं आपको याद दिलाऊं, तो वहां पर A होता था बड़ा वाला, बड़ा मास माइनस छोटा मास गुणा G बटे टोटल मास।
अगर आपको याद हो तो वहाँ सर ने आपको एक सूत्र लिखाया होगा या फिर आपको तरीका बताया होगा, शॉर्ट तरीका तुरंत निकालने का। वो क्या था, नेट बल बटे टोटल द्रव्यमान। और नेट बल का मतलब वही था कि ले जाने वाला माइनस रोकने वाला बटे टोटल द्रव्यमान। मैंने उसको शॉर्ट तरीके से लिख दिया, बड़ा मास माइनस छोटा मास इंटू जी बटे टोटल मास। आप पुली वाले इस प्रकार के सवालों में ये आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो ए होता है, ए मतलब A1 और A2 का परिमाण, और परिमाण में दोनों सेम है क्योंकि रस्सी बेटा हमारे पास आदर्श रस्सी है। मतलब अगर A1 नीचे है, मतलब रस्सी नीचे की तरफ खींची है, तो A2 मतलब रस्सी उतनी ही ऊपर भी लेके जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि A1 का परिमाण A2 के परिमाण के बराबर होगा और वो A के ही बराबर होगा, और A हम इससे प्राप्त कर लेंगे। और अगर जैसे ही मुझे A मिल गया, अर्थात A1 मिल गया, A2 मिल गया, A1 A2 मिल गया, तो मैं केवल ACM का फॉर्मूला लगाऊंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में पहले क्या किया हमने, A1 A2 देख लिए, फिर A1 A2 का परिमाण A के बराबर मान लिया। A हमें इस प्रकार के सवालों के डायरेक्ट निकालना आता है। अच्छा, कई मुझसे कहेंगे सर मुझे डायरेक्ट निकालना नहीं आता, मुझे तो सिर्फ इसकी इक्वेशन बनाना आती है FBD से। तो आप वैसे ही बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको भी मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे दूं। मैंने मान लिया नीचे जा रहा है बेटा, तो ये है ऊपर T, तो इस पे नीचे क्या लगा रही होगी, धरती माता लगा रही होगी M1G। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिख देंगे हम। इसके लिए क्या इक्वेशन लिख देते बेटा, ये नीचे जा रहा है तो M1G, ठीक है, क्या लिख देते बेटा, M1G माइनस T इज बराबर M1A। इसके लिए बन जाती है इक्वेशन। इसके लिए क्या हो रहा होता बेटा जी, T ऊपर और M2G नीचे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला पॉजिटिव, तो T माइनस M2G बराबर M2A। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करोगे तो भी आपको A मिल जाएगा और ये आपका यही निकल के आ जाएगा। तो आप समीकरण से भी कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगा इस प्रकार के सवालों के लिए आप A का डायरेक्ट भी याद रखो। तो हम सीधा ये निकाल के फिर ACM का सूत्र लगा देंगे। आगे मैंने यही कर रखा है कि ये हमारे पास सवाल था, तो सबसे पहले मुझे पता है कि जो ACM का सूत्र है वो क्या बन जाएगा, M1 A1 सदिश प्लस M2 A2 सदिश बटे M1 प्लस M2। ठीक बात है, नीचे की दिशा धनात्मक है, ऊपर की दिशा ऋणात्मक हो गई है। ये नीचे हो गया A1, ये ऊपर हो गया A2, और ये मुझे पता है कि A1 बराबर A2, दोनों के परिमाण तो बराबर है, और किसके बराबर है बेटा, A के बराबर है। तो अब अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2। अच्छा, ये कैसे किया मैंने, ये मैंने सिंपल ये किया कि मुझे पता है कि A1 का मान देखें, ध्यान से देखना बेटा, तो A1 का मान क्या है, पॉजिटिव, तो क्या रख दूंगा M1A, माइनस को लगाऊंगा कि ये वाला माइनस है, तो माइनस M2 इंटू A बटा M1 प्लस M2। क्या किया मैंने, सिंपल यहाँ पे कर दिया बेटा, M1 नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव है, तो M1 A1, और मुझे पता है कि A1 A2 सबका मान A के बराबर है, तो ये क्या रख दिया M1A, ठीक है, माइनस हो जाएगा बेटा क्या, M2A बटा M1 प्लस M2, यही लिखा हुआ है। फिर यहाँ से A को कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2। अब मुझे ये A निकालने आना चाहिए, और A निकालना मुझे आता है, मैंने आपको बताया A का सूत्र क्या है, बड़ा मास क्या है M1 माइनस छोटा मास हो गया M2 गुणा G बटे टोटल मास M1 प्लस M2। देखो पीछे मैंने ये लिखा था, अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा मास माइनस छोटा मास गुणा G, तो वही मैंने लिखा, बड़ा मास माइनस छोटा मास गुणा G बटे टोटल द्रव्यमान। ये मेरे पास A का मान आ गया, तो मैंने A का मान रख दिया यहाँ पर, देखो ये A का मान रख दिया M1 माइनस M2 गुणा G बटे M1 प्लस M2। अब इस A के मान को मुझे यहाँ पर रख देना है, जैसे मैं ये रख दूंगा मेरे पास ACM आ जाएगा। तो मैंने ACM रखा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 गुणा A की जगह रख दिया M1 माइनस M2 गुणा G बटे M1 प्लस M2, ये बन गया बेटा टर्म। अब अगर ध्यान दें तो M1 माइनस M2 ये और M1 माइनस M2 ये, तो क्या बन गया M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर, नीचे भी M1 प्लस M2 और M1 प्लस M2, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, स्क्वायर टर्म हो गई। तो M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर बटे M1 प्लस M2 का भी होल स्क्वायर गुणा G। तो इस प्रकार से मेरे पास क्या निकल के आ गया, ACM। तो हम कह सकते हैं कि पुली वाले सवालों के लिए जो ACM निकल के आया वो क्या निकल के आया, M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर बटे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं M1 माइनस M2 बटे M1 प्लस M2 का कंप्लीट स्क्वायर गुणा G। तो ये निकल के आ गया इस पुली वाले सवालों के लिए ACM निकालना।
अब मैं आपको बताता हूं इसमें गलती क्या होती। अगर बेटा यहां पर आप इस सदिश रूप का ध्यान नहीं रखते तो देखिए आप कितनी गड़बड़ कर सकते थे। आप सिंपल क्या फॉर्मूला रखते बेटा, आप अगर मान लीजिए इसको गलत करने के तरीके देखते तो मैं आपको बताऊं आप क्या करते। आप अगर भूल जाते कि वेक्टर भी कुछ है तो आप सिंपल एसीएम लिखते m1a माइनस m2a बटे m1 प्लस m2। ये तो कब लगते हैं आप, जब आपको ये पता होता है कि ये सदिश है। अगर सदिश नहीं है तो आप सिंपल क्या लगाते हैं m1a1 प्लस m2a2 बटे m1 प्लस m2। अब a1 a2 आपको पता नहीं सदिश के साथ रखने तो आपने सिंपल रख दी a प्लस a। यहाँ से आप a कॉमन ले लो तो ये क्या बन गया m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। ये कट जाते तो आपका आंसर क्या रहता a। मतलब आपके लिए आंसर आता ACM बराबर a, और a का मान हम निकाल के लाए थे क्या m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 गुणा g। तो आप अगर इसे गलत करते, अगर आप वेक्टर लगा के नहीं लाते तो आप ये आंसर लाते जो कि गलत था। तो इसका मतलब आप समझ गए कि वेक्टर की कितनी महत्वता है इस सवालों में। अगर आपने इन फॉर्मूलों में m1 a1 में a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को प्रयोग में नहीं लिया तो आप देख सकते हैं आप किस प्रकार की गलतियां कर सकते हैं। आपको लगेगा आपका आंसर आ रहा होगा लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा। तो ध्यान रहे इस प्रकार की गलतियां ना करें। तो एक मैंने आपको पॉइंट बताया है कि अगर वेक्टर नहीं लेंगे तो हमसे किस प्रकार से आंसर्स में गलतियां होंगी। तो आप चाहें तो इस गलती को देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये केवल एक गलत मेथड मैंने बताया है कि इस प्रकार से इसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा, चित्र में दिए गए निकाय के लिए सेंटर ऑफ मास का त्वरण बताइए। अब हमारे पास ये सवाल आ गया, फिर हमें त्वरण निकालना है। तो आप समझ गए बेटा इन सवालों में हम पुली के सवाल ही यूज कर रहे हैं। मतलब अब आपको पुली की कहानियां याद होनी चाहिए। पुली में इस प्रकार के जब एक क्षैतिज में होता है एक ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है तो डायरेक्ट त्वरण कैसे निकालते हैं। अगर आपको डायरेक्ट त्वरण निकालना आता है तो आप समझ गए कि ये नीचे आएगा मान लीजिए और ये इधर जाएगा ए से। अब ये आई कैप है और ये माइनस जे कैप है और मुझे ए निकालना आना चाहिए। मान लो मैं इसे A1 मान लूँ, इसे A2 मान लूँ। मुझे एक बात तो पता है क्या कि A1 बराबर A2 बराबर A होगा और मुझे A निकालने आना चाहिए। तो वही है कि मैंने मान लिया ये A है, ये A से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा सीधा, अगर आपको याद हो इन वाले फॉर्मूला में तो आपको पता है कि इसमें जो इसका mg आएगा वो कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस mg को तो बेटा नॉर्मल बैलेंस कर गया। कायदे से इस प्रकार के सूत्रों में या इस प्रकार के सवालों में जो आप ए निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं बेटा, वो निकालते हैं नेट अनबैलेंस्ड बल बटे टोटल मास। जो आप यूज करते हैं बेटा क्या यूज करते हैं, नेट अनबैलेंस्ड बल बटे टोटल मास। आप इन सवालों में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब नेट अनबैलेंस्ड बल का मतलब है जो अनबैलेंस है, जो किसी प्रकार से कहीं से भी एक तरीके से बराबर नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये mg तो बैलेंस हो गया नॉर्मल से, परंतु इसका जो mg है ये 6g ये कहीं से बैलेंस नहीं हुआ है। तो इस केस में जो अनबैलेंस बल हुआ वो केवल कौन हुआ 6g। इसलिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 6g बटे टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 6 और 4 10, तो ये हो गया 6g बटा 10। g का मान 10 रख दे तो यह रहेगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बेसिकली इस प्रकार के सूत्र याद होने चाहिए कि नेट अनबैलेंस्ड बल बटे टोटल द्रव्यमान। तो वही लगाया है बेटा कि ए निकालने का क्या 60 कैसे 6g बटे 4 + 6 हो गया 10। इसको सॉल्व करेंगे तो यह गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एसीएम का सूत्र क्या है, अगेन सदिश का ध्यान रखेंगे m1 a1 सदिश प्लस m2 a2 सदिश बटे m1 प्लस m2। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें सदिश का चिन्ह लगाना चाहिए, ये भी सदिश का चिन्ह लगा देते हैं। तो एसीएम का बराबर क्या बन गया 4 × 6 आई कैप प्लस 6 × माइनस का 6 जे कैप। माइनस का 6 जेप क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है तो माइनस का 6 जे कैप। ये हो गया इस डायरेक्शन में तो ये आई कैप हो गया बटे दोनों का द्रव्यमान 4 + 6 ये हो गया बेटा 10। इसको अगर अलग अलग लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.4 आई कैप माइनस 3.6 जे कैप। तो ये आ गया मेरे पास सेंटर ऑफ मास का त्वरण और वो सदिश रूप में आ गया 2.4 आई कैप माइनस 3.6 जे कैप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इन सब सवालों में बेटा पुली वाली कहानियां हैं
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो पुली वाले सवाल करे थे उनमें जो त्वरण निकालने का तरीका था उस त्वरण से हमने निकाला था, और त्वरण निकालने के बाद हम सिंपल एसीएम वाला सूत्र लगा देंगे। आप चाहे तो फिर ये कह सकते हैं कि सर मुझे तो कोई फॉर्मूला याद नहीं था, मैं तो इक्वेशन से करूंगा, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये टी इधर लगेगा, ये 6g इधर लगेगा, नीचे जा रहा है तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख देंगे, 6g माइनस टी बराबर 6a। इसके लिए बात करें बेटा तो वर्टिकल में तो बैलेंस हो गया, mg से नॉर्मल, जिस तरफ तनाव से आ रहा होगा तो तनाव बराबर क्या लिख देना 4g। इससे दोनों को हल करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप किसी भी प्रकार से सवालों को हल कर सकते हैं। आगे बेटा एक नया कंसेप्ट कि आदमी व प्लैंक वाले प्रश्नों का सिद्धांत। मतलब अब इस चैप्टर में क्या होता है बेटा कि कई बार एग्जामों में या फिर आप कभी एलन के पेपर्स करेंगे तो ऐसे सवाल बहुत सारे मिलते हैं। इन सवालों में फिजिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद होती है मैथ्स। मैथ्स बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व नहीं होती है, गणित। क्वेश्चन है आदमी व प्लैंक वाले प्रश्न। मतलब इन सवालों में ऐसा होता है कि किसी एक प्लैंक पर, किसी एक तख्ते पर आदमी चल रहा होता है, या फिर मैं कहूँगा एक तख्ते पर दो आदमी खड़े रहते हैं, वो आदमी एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक वो दो आदमी अपने स्थानों को परिवर्तन करना चाहते हैं। तो उन सब सवालों में किस प्रकार का कंसेप्ट लगता है, कैसे हमें सोचना होता है, वो इस सवाल में या मैं इस हेडिंग में आपको बताना चाहता हूँ। तो लिखा होगा यदि एफ एक्सटर्नल बराबर 0 हो। ये 0 वेक्टर क्यों लगाया है, क्योंकि बाईं तरफ अगर वेक्टर है तो दाईं तरफ भी मुझे वेक्टर चाहिए। अगर मैंने कहीं ऐसी गलती कर रखी हो तो उसे आप सही कर लें। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बाईं तरफ आपने कहीं सदिश बनाया है तो दाईं तरफ भी आपको सदिश रूपी लिखना पड़ेगा। तो VCM भी नियत हो जाएगा। कैसे बोल रहा है ये बात कि सर जी अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो एफ एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब है कि ACM भी 0 है। अब अगर ACM 0 है मतलब सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 है, और अगर त्वरण 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, वेग 0 या वेग नियत। तो आप याद रखो हमेशा वेग नियत। वेग 0 तो उसकी एक स्पेशल कंडीशन है, जब कभी भी त्वरण 0 होगा तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वेग नियत होगा। इसलिए यहां पर अगर एफ एक्सटर्नल 0 है, बाह्य बल 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का त्वरण 0 है, अर्थात सेंटर ऑफ मास का वेग नियत है। ठीक बात है। फिर आगे इसी को लिखा हुआ है बेटा थ्योरेटिकल भाषा में कि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास का वेग नियत रहता है। मतलब अगर निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का वेग नियत रहता है, अर्थात COM का वेग आंतरिक बलों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यहां पर बेटा एक कहानी आई आंतरिक बल, और कहीं कहीं पे आई है एक बाह्य बल। अब हम देखते हैं ये आंतरिक बल और बाह्य बल होते क्या हैं, ये क्या चीजें हैं आंतरिक बल और बाह्य बल, थोड़ा समझते हैं बेटा। तो मान लीजिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई दो द्रव्यमान है। आप लोगों ने थोड़ा सा बेटा ग्रेविटेशन में सीखा होगा, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे अपने एक चैप्टर में 11वीं क्लास में। अभी मान लीजिए कि मान लो दो कण है बेटा, एक M1 कण है और एक M2 कण है। ठीक बात है। ये बात हम जानते हैं कि न्यूटन का नियम जो था आकर्षण का, वो क्या था कि दो द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मैं सिंपल ये कह सकता हूं बेटा कि इस M1 की बात करें तो इस M1 को M2 अपनी तरफ बुला रहा होगा। आकर्षित की मतलब क्या है, अपनी तरफ, कि M2 कह रहा होगा मेरी तरफ आ, मतलब इस पर एक बल लग रहा होगा इस प्रकार से। मान लो इस बल को नाम दे दूं मैं F1। ध्यान देना, इस बल को मैंने क्या नाम दे दिया बेटा, F1। तो ढंग से लिख दूं इसे, ये मेरे पास हो गया F1। उसी प्रकार से इस M2 के लिए देखें तो M2 पे क्या हो रहा होगा, M1 कह रहा होगा मेरी तरफ आ, तो एक M2 पे भी लग रहा होगा इस दिशा में एक बल, इसे मैं नाम दे रहा हूं F2। मैं आपसे एक कहानी बोलूं, अगर M1 एक कण है, ध्यान सुनना, क्या M1 कण पर कोई बल है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है ना, F1 बल है। मैंने कहा हाँ यार बात तेरी सही है। क्या M2 पर कोई बल है? आप बोलोगे सर फिर आप वही पूछ रहे हो, M2 पे भी बल है। कौन सा बल है? F2। दिख रहा है सर डायग्राम में? मैंने कहा सही बात है। फिर मैंने कहा कि अगर इन दोनों कणों को एक निकाय बना दिया जाए, अर्थात अगर मैं M1 M2 को ही एक सिस्टम बना दूं, M1 M2 को ही एक सिस्टम बना दूं, तो फिर क्या होगा, निकाय बना दूंगा तो अब ये होगा कि ये F1 और F2
आंतरिक बल बन जाएंगे। अब इस सिस्टम पर कोई बाह्य बल नहीं होगा। मतलब आंतरिक बल क्या हुए? आंतरिक बल का मतलब होता है, आंतरिक बल का अगर आपको पहचानना हो तो सबसे आसान तरीका होता है जब निकाय में एक्शन रिएक्शन पेयर आ जाए। ये याद रखो आप तो बस कि जब भी आपके निकाय में कोई बल एक्शन रिएक्शन दोनों ही इंक्लूड हो जाए तो वो बल आंतरिक हो जाएगा और नहीं तो वो बल बाह्य रहेगा। अब किसी ने मुझे ये परिभाषा बताई और इस परिभाषा को मैं यहां पर लगाने की कोशिश करता हूं। मैंने देखा कि F1 क्या था? F1 था M1 पर M2 द्वारा लगाया गया बल। F1 क्या था बेटा? M1 पर M2 द्वारा लगाया गया बल। तो उसका प्रतिक्रिया बल किस पे होगा? M2 पे। तो ये बल वही तो है, M2 पर M1 द्वारा लगाया गया बल। मतलब अगर हम इन दोनों कणों को निकाय मान रहे हैं तो ये F1 F2 वाकई एक्शन रिएक्शन थे, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया युग्म थे। तो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म एक ही निकाय में आ गए हैं, अर्थात ये जो बल यहां पर लग रहा था ये बल कैसा बल हो गया है बेटा? ये बल आंतरिक बल हो गया है। तो हम समझ सकते हैं कि आंतरिक बल बाह्य बल का मतलब ये हो गया कि अगर निकाय बना ले और निकाय के बाहर ऐसा कोई बल है जिसका कोई प्रतिक्रिया युग्म हमारे निकाय के अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे वो एक बाह्य बल है। और अगर क्रिया प्रतिक्रिया युग्म हमारे ही निकाय के भीतर है तो वो जो हमारे लिए बल होगा वो आंतरिक बल होगा। मतलब यहां से आपको समझ में आया कि आंतरिक बल और बाह्य बल की जो कहानी है वो निकाय के लिए प्रयुक्त हो सकती है, क्योंकि निकाय के लिए आप बोलेंगे कि दो या दो से अधिक कण आपके सिस्टम के अंदर हैं। अब इस कहानी को पढ़िए कि अगर बाह्य बल शून्य है, बाह्य बल शून्य मतलब अब इसके अंदर देखें तो इसके ऊपर बाह्य बल शून्य है, तो ऐसे निकाय में अगर बाह्य बल शून्य है तो ऐसे निकाय के अंदर सेंटर ऑफ मास का जो वेग होगा वो नियत होगा। तो वही लिखा हुआ है कि यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का वेग नियत रहता है। मतलब सेंटर ऑफ मास का वेग आंतरिक बल ही हो गया। अभी F1 जो F2 है वो आंतरिक बल है, तो आंतरिक बलों द्वारा चेंज नहीं होता है। तो यहां से हम केवल जो याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि एक्सटर्नल बल क्या होते हैं और इंटरनल बल, इंटरनल मतलब आंतरिक बल क्या होते हैं और बाह्य बल क्या होते हैं। आगे बढ़े। आगे लिखा हुआ है बेटा, इसी की एक स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि यदि बाह्य बल शून्य है, ठीक है, तथा VCM 0 है, मतलब निकाय स्थिर अवस्था में इनिशियली, प्रारंभिक अवस्था में इनिशियली 0 है। अगर बाह्य बल शून्य है तथा सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पर है तो डेल्टा XCM बराबर 0 होगा। डेल्टा XCM मतलब सेंटर ऑफ मास का विस्थापन। डेल्टा XCM मतलब क्या है? COM का विस्थापन। तो COM का जो विस्थापन होगा वो भी शून्य होगा। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि बाह्य बल शून्य, बाह्य बल शून्य मतलब त्वरण शून्य। त्वरण कौन किसका? ACM का। ACM अगर शून्य तो VCM नियत। अब VCM रेस्ट पे है, नियत का मतलब क्या है कि जो जितने से था वो उतने से ही रहेगा। तो अगर पहले से सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा, और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा मतलब सेंटर ऑफ मास चला ही नहीं है तो उसका विस्थापन शून्य रहेगा। तो यही कहानी है कि यदि बाह्य बल शून्य है और VCM भी शून्य है तो डेल्टा XCM मतलब सेंटर ऑफ मास का विस्थापन भी शून्य रहेगा। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, आपको लगातार मैं बोलूंगा, लगातार आप सुनेंगे, आपको अपने आप याद होगी और आप चीजों को जोड़ना भी सीख जाएंगे। तो इसी को लिखा हुआ है कि मतलब यदि COM विराम अवस्था में है तथा निकाय पर बाह्य बल शून्य है तो COM विराम अवस्था में ही रहेगा। अगर बाह्य बल शून्य और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा। ये कहानी थी इसमें। अब इसी को बेटा बेहतर समझने के लिए कि बाह्य बल क्या होते हैं, आंतरिक बल क्या होते हैं, उनको समझने के लिए मैं एक और आपके पास एग्जाम्पल लाया हूं। मान लीजिए इसको मैं नाम दे दूं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ये मेरे पास है एग्जाम्पल 1।
एग्जाम्पल 1 को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि एक आदमी है जो किसी प्लैंक पर खड़ा हुआ है। प्लैंक क्या होता है? प्लैंक मतलब तख्ता, किसी भी एक तख्ते पे खड़ा हुआ है और तख्ता किसी जमीन पर रखा हुआ है। ठीक बात है। जमीन को हम मान लेते हैं कि जमीन जो है वो एक स्मूथ है, चिकनी जमीन पर खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो आदमी है ये इस प्लैंक पर चलना चाहता है, इस तख्ते पर आगे चलना चाहता है। हम इस बात को जानते हैं कि अगर तख्ते पर चल रहा होगा तो सीधी सी बात है कि तख्ते पर एक तख्ता इसके ऊपर एक बल लगा रहा होगा, वो कहाँ लगा रहा होगा? आगे। भाई आदमी अगर आगे जाएगा तो मैं पूछता हूँ इस आदमी पर तो आगे सर एक बल लगेगा और उस बल का नाम क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण के कारण आगे चलेगा। अब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो अगर घर्षण बल आदमी पर आगे लगा है तो इस तख्ते पर भी लगेगा, और आप फटाक से बोलेंगे सर लगेगा, और तख्ते पर तो सर पीछे लगेगा। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आदमी पर एक बल है, कहाँ? आगे। तख्ते पर एक बल है, हाँ, कहाँ? पीछे। तो वही मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि पहला प्रश्न, यदि केवल आदमी को निकाय माना जाए, मतलब केवल सिस्टम आदमी ही हो, तो क्या आदमी पर कोई बाह्य बल है? तो भैया अगर एक ही कण को आप सिस्टम बना रहे हो आदमी को, तो आदमी पर तो बाह्य बल है। क्षैतिज दिशा में बात कर रहे हैं अभी हम, है कौन है? ये फ्रिक्शन, बिल्कुल है। तो वही लिखा हुआ है, हाँ, एफ एक्सटर्नल है। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, वो क्या पूछा कि यदि केवल प्लैंक निकाय हो, प्लैंक मतलब वो तख्ता, अगर केवल तख्ते को ही निकाय माना जाए, तो अगर सोच बेटा खाली तख्ते को ही निकाय मानेगा तो भी तो केवल एक ही बल है, और वो कौन है? घर्षण। तो हाँ, इस पे बाह्य बल है, तो लिखा है हाँ एफ एक्सटर्नल। तो इस केस में भी क्या था? फ्रिक्शन था, आगे वाला। इसमें फ्रिक्शन था, कौन सा? पीछे वाला। अब किसी ने चर्चा करी मुझसे कि सर अगर दोनों को ही निकाय मान ले तो, मतलब अगर मैं इस प्लैंक प्लस आदमी इस पूरे को ही निकाय मान लूं, एक सिस्टम बना लूं, तो बताइए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर क्रिया प्रतिक्रिया युग्म निकाय के भीतर है, अर्थात कोई भी बाह्य बल नहीं है, कि फ्रिक्शन आंतरिक बल बन गया है। तो वही है कि यदि प्लैंक प्लस आदमी निकाय हो, मतलब अगर प्लैंक प्लस आदमी को आप सिस्टम बना लो तो कोई बाह्य बल नहीं होगा। नहीं, नो क्षैतिज एफ एक्सटर्नल, कोई बाह्य बल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन बल आंतरिक बल बन गया है। फ्रिक्शन बल क्या बन गया है बेटा? आंतरिक बल। और आंतरिक क्यों बना? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया युग्म हमारे ही निकाय के भीतर है। तो इस प्रकार से हम आंतरिक बल और बाह्य बल को समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे मॉड्यूल से उठा के ले लेते हैं, जिससे हमें और आंतरिक और बाह्य बल के बारे में पता लग जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न इस प्रकार से है कि आरंभ में, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कि आरंभ में स्थिर दो कण ए और बी परस्पर आकर्षण बल के प्रभाव में, इसको तो हटा लूं मैं, आकर्षण बल के प्रभाव में एक दूसरे की ओर चलते हैं। मतलब दो कण हैं जो किसी आकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जिस समय ए की चाल v तथा b की चाल 2v है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल होगी। मतलब सवाल केवल ये कह रहा है कि दो कण हैं, ठीक है सर, ये कोई कण है ma और ये कोई कण है mb, दोनों इनिशियली विराम अवस्था में है। ठीक है, दोनों इनिशियली विराम अवस्था में है। तो लिख देता हूं इसको, सेंटर ऑफ मास इनिशियली किसमें है? रेस्ट पे है। सेंटर ऑफ मास विराम अवस्था में है दोनों का, निकाय का। भाई अगर पूरा निकाय रेस्ट पे है, मतलब सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे है। अब अगर ये इधर आ रहा है, प्रतिकर्ष आकर्षण कर रहे हैं दूसरे को, तो MA वाला को खींच रहा है MB वाला इधर, और MB वाले को MA वाला खींच रहा है इधर। जब मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये MA वाला जब यहाँ आ गया है, तो जब यहाँ आ गया MA वाला, तो इसकी स्पीड देखिए बेटा कितनी? v। मान लीजिए यहाँ आने के बाद ये b से चलने लग गया, और जब b वाला यहाँ आया तो यहाँ चल के ये 2v स्पीड से चलने लग गया। तो पूछा गया सेंटर ऑफ मास जो है वो बताइए कि कितनी स्पीड से चल रहा होगा। अगर हम बात करें बेटा, अगर दोनों को ही मैंने निकाय माना हुआ होगा, अगर मैंने इस पूरे को क्या माना है? निकाय माना है, तो मैं दोबारा से कह सकता हूं कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल रहा होगा वो आंतरिक बन गया होगा। तो निकाय मानने पर नो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज एफ एक्सटर्नल, किसी प्रकार का बाह्य बल क्षैतिज दिशा में नहीं है।
तो कोई बल नहीं है बाहर तथा सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि अकेले अकेले कण चल रहे हो परंतु सेंटर ऑफ मास का वेग 0 होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य बल नहीं है और सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो वही लिखा हुआ है, आंसर इज 0। तो इस प्रकार से बेटा इन सब सवालों को हम हल कर सकते हैं, केवल हमें थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए। तो बेटा इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जो इस लेक्चर पढ़ा, इस लेक्चर में बेसिकली हमने बेटा थ्योरेटिकल ज्ञान ज़्यादा लिया था। हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास की गति किस प्रकार से होती है, आरसीएम के सूत्र से हमने वीसीएम का और एसीएम का सूत्र प्राप्त किया। उसके बाद हमने देखा कि एसीएम के सूत्रों में हमें ये चीज़ अनिवार्य रखनी है कि हमें M1A1 सदिश प्लस M2A2 सदिश प्रयोग में लेना है। फिर हमने कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ी कि किसी भी तरीके से अगर मान लो मुझे किसी भी निकाय का संवेग निकालना होता है तो वो बेसिकली होता है टोटल द्रव्यमान गुणा सेंटर ऑफ मास का वेग। वो हमने यहाँ से एक थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ा। फिर हमने यहाँ पर सीखा बेटा कंसेप्ट की मैन और प्लैंक के जो सवाल होते हैं उनमें आंतरिक बल और बाह्य बल किस प्रकार से बताते हैं। उन प्रकार के प्रश्नों में हम बताते हैं कि अगर मान लो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म हमारे निकाय के भीतर होता है तो हम बोलेंगे कि वो जो बल है वो एक आंतरिक बल बन जाएगा, अन्यथा वो बल बाह्य बल होगा। इस प्रकार से हमने आंतरिक बाह्य बल के आधार पर एक लाइन निकाली थी कि अगर बाह्य बल 0 होता है और वीसीएम 0 पे होता है, रेस्ट पे होता है, तो वीसीएम जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका विस्थापन नहीं होता है। तो बेटा उसी थ्योरेटिकल चीज़ों से कुछ सवाल हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, बिगिनर बॉक्स में भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, ट्राई कीजिए।